सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। पेश खिदमत है उर्दू न्यूज़ मैगज़ीन। न्यूज़ मैगज़ीन के आगाज़ में आइए सुनते हैं हालात हाज़िरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मुंतखबा मौज़ूआत में शामिल हैं: चीन का अमेरिका को तिब्बत कार्ड ना खेलने का इंतबाह, कहा इससे ताल्लुकात होंगे मुतासिर। माबाद ब्रेक्जिट तिजारती मुआहिदे को मिली बरतानवी अरकान पार्लिमान की मंजूरी। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान सरमायाकारी मुआहिदा मंजूर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुजूम ने हिंदू बुजुर्ग की समाधि को किया नजर आतिश। पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ समझौतों से थक गया हूं, नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली का बयान। और भारत का एस्टोनिया, पैराग्वे और जमहूरिया डोमिनिकन में मिशन के कयाम का फैसला। चीन ने अमेरिका को तिब्बत कार्ड खेलने के किसी भी कदम से खबरदार किया है और कहा है कि चीन के अंदरूनी मामलात में दखल देने की किसी भी किस्म की कोशिश से भारत चीन ताल्लुकात मजीद मुतासिर होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का यह बयान आइंदा दलाई लामा के इंतखाब के लिए तिब्बती बाशिंदों के हक को तक़वियत बख्शने के लिए तिब्बत से मुतालिक पॉलिसी और हिमायत एक्ट 2020 पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद आया है। नई दिल्ली में वाक़ चीन के सफारतखाने के तर्जुमान जी रोंग ने अमरीकी सदर के इस कदम पर चीन के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए तिब्बत से मुतालिक उमूर और चीन की इलाक़ाई सालमियत की इंतहाई हसास नौइयत पर एक मारूज़ी और मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ का मुतालबा किया। अखबार के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस में इस महीने के अवाइल में मंजूर शुदा तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट तिब्बती शहरियों के लिए अमरीकी हिमायत को तक़वियत बख्शता है और अगले दलाई लामा के इंतखाब में चीनी अफसरान पर पाबंदी आयद करता है। चीन का मजीद कहना है कि आइंदा दलाई लामा का इंतखाब चीन के कवानीन और ऐसे अमल के मुताबिक होगा जिसे बीजिंग हुक्काम की तौसीक हासिल होगी। नई दिल्ली में वाक़ चीनी सफारतखाने ने तिब्बत की समाजी तरक्की को बदनीयती से रोकने, बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने और चीन की नस्ली और मजहबी पॉलिसियों की तौहीन का अमरीका पर भी इल्ज़ाम भी लगाया। बरतानिया के ऐवान ज़ेरी ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदे को मंजूरी दे दी है। ऐवान ज़ेरी में 73 अरकान के मुकाबले 521 अरकान ने गुज़श्ता हफ्ते बरतानवी हुकूमत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाए इस तिजारती मुआहिदे को अपनी मंजूरी दी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ऐवान बाला में तस्लीम किए जाने और मलका एलिज़ाबेथ दोयम की मंजूरी मिलने के बाद ये मुआहिदा कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ख्याल रहे कि सदर यूरोपीय कमीशन उर्सुला वान डर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने इस मुआहिदे पर गुज़श्ता हफ्ते दस्तखत किए थे। दस्तखत के बाद चार्ल्स मिशेल ने कहा था कि आज तय पाने वाला ये मुआहिदा महीनों के जामे मुज़ाकरात का नतीजा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने इत्तेहाद की बेमिसाल सतह का मुजाहरा किया है। उनके मुताबिक ये एक मुनसिफाना और मुतवाज़िन मुआहिदा है जो यूरोपीय यूनियन के बुनियादी मफादात की मुकम्मल हिफाजत करता है और शहरियों और कंपनियों के लिए इस्तेहकाम पैदा करता है। उन्होंने मजीद कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट को भी इस मुआहिदे पर दस्तखत करना होंगे, लेकिन मालूम होता है कि इसमें हफ्तों लग जाएंगे। अखबार लिखता है कि इस मुआहिदे से बरतानिया और 27 रुकनी यूरोपीय यूनियन बगैर किसी टैक्स या कोटे के तिजारत को बरकरार रख पाएंगे और इससे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 660 बिलियन पाउंड्स की सालाना तिजारत और उस पर मुनहसिर हजारों लोगों की मुलाजमत को महफूज रखने में मदद मिलेगी। यूरोपीय यूनियन और चीन ने एक सरमायाकारी मुआहिदे को मंजूरी दी है, जिसकी बदौलत यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियों के लिए चीन में सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए हैं। रोजनामा ट्रिब्यून में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग, यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला वान डर लेयन और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुआहिदे को मंजूरी दी। अखबार लिखता है कि एक ऐसा मुआहिदा है जो नई अमरीकी इंतजामिया को परेशान कर सकता है। यूरोपीय कमीशन की सदर के मुताबिक कारोबार के लिए यूरोपीय कमीशन के दरवाजे हमेशा खुले हैं और ये कि बाहमी ताल्लुकात, यकसा मौक़े और इक़दार से वाबस्तगी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के इस मुआहिदे को अमल में लाने के लिए इसे यूरोपीय पार्लियामेंट के जरिए तौसीक़ करने की ज़रूरत होगी, जिसमें इंसानी हुकूक़ का मामला अहम निकात में एक हो सकता है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक जबरी मुशक्क़त से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के क़वानीन की चीन की तौसीक़ के अज़्म के बाद इस मुआहिदे को मंजूर किया गया है।
خیال ہے کہ منگل کو یورپی یونین نے چین میں اظہار رائے کی آزادی اور معلومات تک رسائی پر پابندی، صحافیوں کو دھمکیاں دینے اور ان کی نگرانی کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے کارکنوں، وکیلوں اور دانشوروں کو نظر بند کرنے، ان پر مقدمات چلانے اور سزا دینے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں مشتعل ہجوم نے ایک ہندو سنت کی سمادھی میں توڑ پھوڑ کی اور پھر اسے نذر آتش کر دیا۔ پاکستانی روزنامہ ڈان میں شائع رپورٹ کے مطابق پولیس افسران نے کرک کے دور دراز علاقے ٹیری ٹاؤن میں پیش آنے والے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے تشدد کے بعد ہجوم کو منتشر کر دیا۔ اخبار کے مطابق ڈان نیوز ٹی وی سے بات کرتے ہوئے تشدد کے دوران اس جگہ پر موجود ایک مقامی رہائشی نے بتایا کہ ایک مذہبی جماعت کے کچھ مقامی عمائدین کی سربراہی میں 1000 سے زیادہ افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ہندوؤں کی عبادت گاہ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ مقامی رہائشی نے مزید کہا کہ تقاریر ہونے کے بعد ہجوم 1920 سے بھی پہلے سے تعمیر شدہ سمادھی کی طرف بڑھا اور اسے توڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہجوم نے نعرے لگاتے ہوئے سمادھی کو منہدم کرنے سے قبل نذر آتش کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہجوم نے ہندو برادری کے ایک رکن کے زیر تعمیر مکان کو بھی جلا ڈالا۔ ڈان نے مقامی رہائشی کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریبی دیہات کے رہائشیوں نے کچھ دن پہلے ہی ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا جسے پولیس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مقامی رہائشی نے پولیس پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمادھی کی حفاظت میں ناکام رہے۔ کرک ضلع پولیس افسر عرفان اللہ نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے علاقے میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس افسر نے بتایا کہ اس واقعے کے تعلق سے FIR درج کر لی گئی ہے لیکن کسی کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی ہے۔ واضح رہے کہ 1997 میں اس سمادھی کو مسمار کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر 2015 میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا، تاہم اب اس پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے نیپال کمیونسٹ پارٹی کے اپنے حریف دھڑے کے رہنما پشپ کمل دہل پرچنڈ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے ساتھ سمجھوتوں سے تھک چکے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا میں شائع رپورٹ کے مطابق نیپال کے وزیر اعظم نے پرچنڈ پر نیپال کمیونسٹ پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے کیے گئے سمجھوتوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ اخبار کے مطابق نیپالی وزیر اعظم کا بیان چین کے بین الاقوامی امور کے نائب وزیر گوی زھاؤ کی قیادت میں 4 رکنی چینی وفد کے وطن واپسی کے بعد آیا ہے۔ چینی وفد کا مقصد نیپال کمیونسٹ پارٹی کے دونوں دھڑوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا تھا، جس میں رپورٹ کے مطابق خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائی ہے۔ خیال ہے کہ 20 دسمبر کو نیپال میں اس وقت سیاسی بحران پیدا ہو گیا تھا جب وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے پرچنڈ کے ساتھ اقتدار کی جنگ کے درمیان حیرت انگیز طور پر 275 رکنی پارلیمنٹ کی تحلیل کی سفارش کی تھی اور جس پر عمل کرتے ہوئے صدر بدیا دیوی بھنڈاری نے پارلیمنٹ کی تحلیل کا حکم دے دیا تھا اور 30 اپریل اور 10 مئی کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ پرچنڈ کی زیر قیادت نیپال کمیونسٹ پارٹی کے دوسرے دھڑے نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق کاٹھمنڈو میں پارٹی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کے پی شرما اولی نے اپنے حریف دھڑے کے لیڈروں پر حکومت سازی کے بعد سے ہی حکومت چلانے اور پارٹی کے امور میں عدم تعاون کا الزام عائد کیا۔ اولی نے پرچنڈ پر حکومت سازی کے لیے نیپالی کانگریس کے ساتھ بات چیت کا بھی الزام عائد کیا، جبکہ دونوں پارٹیوں نے ایک اتحاد میں انتخابات جیتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اولی نے پرچنڈ سے اپیل کی کہ وہ فریب دہی کی سیاست ترک کریں اور یہ کہ پارلیمنٹ کی بحالی کا اب کوئی آئینی التزام باقی نہیں رہا ہے۔ بھارت نے اسٹونیا، پیراگوئے اور جمہوریہ ڈومینیکن میں اپنے مشن کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ روزنامہ ہندو میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی ایک میٹنگ میں اس کا فیصلہ کیا گیا۔ اخبار کے مطابق ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مشنوں کے افتتاح سے بھارت کے سفارتی تعلقات کو مزید وسعت ملے گی، سیاسی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور دو طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی سرگرمیوں میں اضافے کا موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس سے لوگوں سے رابطے میں مدد ملے گی، سیاسی رسائی کو فروغ ملے گا اور خارجہ پالیسی کے لیے حمایت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس اقدام سے ان ممالک میں رہائش پذیر بھارتی شہریوں کو بھی مدد ملے گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ وہ مشنوں کے فوری قیام کے منتظر ہیں۔ تینوں ممالک نے حکومت ہند کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ اب پیش ہے آج کی بات۔
पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में एक हिंदू संत की समाधि को नजर आतिश कर देने का वाकया महज एक वाकया ही नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी समाज में बढ़ रही मजहबी तंग नजरी, तासुब और मुनाफरत की एक मिसाल है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी कायदीन की मफाद परस्ती और नफरत पर मबनी पॉलिसियों ने पाकिस्तान को गैर मुस्लिम अक़लियतों के लिए एक जहन्नुम बना दिया है। पाकिस्तान इस वक्त कई तरह के मसाइल से दो चार है जो पाकिस्तानी फौज या फिर वहाँ की सियासी क़यादत के पैदा किए हुए हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्या शबीह है ये बताने की जरूरत नहीं है। हालात ये हैं कि आलमी बिरादरी में पाकिस्तान अपनी वक़्त और वक़ार गंवा चुका है। अमेरिका जैसा पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान से आंखें फेर चुका है। अफगानिस्तान अपने यहाँ के हालात के लिए बजा तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। भारत से पाकिस्तान के तल्ख और कशीदा रिश्तों के लिए भी पाकिस्तान के दहशतगर्द अनासिर ही जिम्मेदार हैं। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इन अनासिर की पुश्त पनाही पाकिस्तान की हुकूमत और फौज करती रही है। ये सिलसिला अब भी जारी है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा अपनी हाल ही में एक शाया किताब में इसका जिक्र कर चुके हैं। दीगर पड़ोसी ममालिक मसलन ईरान और सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के रिश्ते खुशगवार नहीं हैं। जहां तक पाकिस्तान के दाखिली मामलात का ताल्लुक है तो तशद्दुद, मजहबी मुनाफरत, तंग नजरी, खवातीन के ताल्लुक से पाकिस्तानी समाज का रवैया और अक़लियतों के मसाइल से चश्म पोशी ऐसे मसाइल हैं कि जिनके ताल्लुक से पाकिस्तानी क़यादत ने अपनी आंखें तकरीबन बंद कर ली हैं। खवातीन और खुसूसन मजहबी अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह के खौफ और दहशत की शिकार हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नाबालिग हिंदू लड़कियों का अगवा और उनका मजहब तब्दील करा के उनसे जबरन शादी रचाने के वाक़यात अक्सर पाकिस्तानी मीडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अखबारों और टीवी चैनलों की भी सुर्खियों में रहते हैं। हरचंद की हुकूमत ने इस मामले में कई कवानीन भी बनाए हैं, लेकिन असल मसला समाज की बेदारी का है। पाकिस्तानी समाज में इस वक्त जिस तरह की फिक्र पनप रही है उसे सिर्फ कानून के सहारे नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसके लिए ज़हनी बेदारी की ज़रूरत है, जिसका फुकदान पाकिस्तान में नजर आता है। इस मजहबी तंग नजरी का ही एक सबूत खैबर पख्तूनख्वा का मज़कूरा वाक़या है। खबर के मुताबिक जिला कर्क के कस्बे टेरी में एक हिंदू संत की समाधि को हजारों की तादाद में जमा शरपसंदों ने गुज़श्ता बुध के रोज नजर आतिश कर दिया। इस भीड़ की क़यादत एक मजहबी जमात के कुछ बुजुर्ग लीडर कर रहे थे, जो इस बात का सबूत है कि ऐसे वाक़यात के पसे पुश्त तंग नज़र मजहबी अनासिर का कितना बड़ा रोल है। इस्लाम के नाम पर तशद्दुद और दीगर मज़ाहिब की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना किस हद तक इस्लामी काम है, इसकी वजाहत तो तंग नज़र मजहबी क़यादत ही कर सकती है। लेकिन एक बात तो बहरहाल वाज़ेह है कि इससे पूरी दुनिया में इस्लाम की बदनामी हो रही है। अहम बात यह है कि समाधि को नजर आतिश करने का वाकया अचानक ही नहीं हो गया, बल्कि इससे पहले वहां मौजूद मजमे को मुबैना मजहबी लीडरों ने मुखातिब किया और इश्तियाल अंगेज तकारीर की। सवाल यह है कि पुलिस और इंतजामिया को इन तमाम बातों की बर वक्त इत्तला क्यों नहीं मिली और क्यों इंतहा पसंद अनासिर को इतना वक्त मिला कि उन्होंने समाधि को नजर आतिश कर दिया। बात दरअसल यही है कि इस तरह के गैर समाजी अनासिर के ताल्लुक से पुलिस और इंतजामिया का रवैया भी जिम्मेदार नहीं है। इन अनासिर को पुलिस और हुकूमत और फौज की खामोश हिमायत हासिल है। अगर ऐसा ना होता तो समाधि को नजर आतिश करने का वाकया रूनुमा ना होता। वाज़िह है कि ये समाधि सन 1920 से भी पहले तामीर हुई थी और तब से अब तक यहाँ किसी किस्म का तनाज़ा भी नहीं था। इसके बावजूद अगर अचानक एक भीड़ ने समाधि पर हमला किया और उसे नजर आतिश किया तो इसके लिए मजहबी क़यादत के साथ साथ मुकामी इंतजामिया, पुलिस और सियासी क़यादत भी यकसा तौर पर जिम्मेदार है। बहरहाल इस पे कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में मजहबी और मसलकी अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। ख़वातीन गैर महफूज हैं और पाकिस्तानी मुआशरा अपनी तारीख के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जाहिर है इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तान की वो क़यादत ही जिम्मेदार है कि जिसने अपने मफादात के सामने कौमी मफादात और पाकिस्तानी अक़लियतों के मफादात को बालाए ताक रख दिया है। आप सुन रहे थे आज की बात। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आप सुनते हैं खबरनामा के तहत खबरें। अब आप
अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरगर्मी से काम कर रही है। जनाब मोदी ने गुजरात के शहर राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन देने की मुहिम से मुतालिक तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% पर पहुंच गई है। वजीर तालीम 10वीं और 12वीं जमातों के लिए होने वाले CBSE बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक प्रोग्राम का आज शाम 6 बजे ऐलान करेंगे। और असम असम्बली ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से रियासत के तमाम मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के राजकोट शहर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि साल 2020 सेहत से मुतालिक आजमाइशों का साल था, जबकि 2021 सेहत से मुतालिक मसाइल के हल का साल होगा। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने रोकथाम के इक़दामात और जदीद तरीन सहूलियात पर तवज्जो मरकूज करते हुए और सेहत के शोबे में तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए काम शुरू किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में कोविड-19 के मामले घट रहे हैं और हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से आलमी वबा कोविड-19 की मौसर तौर से रोकथाम मुमकिन हो सकी है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए गरीब लोगों की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से लोगों को पैसे की कमी के सबब अच्छा इलाज कराने की जद्दोजहद से निजात मिली है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ज़बरदस्त तिब्बी बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ के लिए गुजरात को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एम्स से रियासत में सेहत के निज़ाम को और भी इस्तेहकाम हासिल होगा। इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने कहा कि एम्स से रियासत के तमाम इलाकों में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में ज़बरदस्त मदद मिलेगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि एम्स प्रोजेक्ट के लिए राजकोट में 201 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। इस पर 1,195 करोड़ रुपए की लागत आने का तखमीना है और 2022 तक इसके मुकम्मल होने की उम्मीद है। 750 बिस्तरों वाले जदीद तरीन सहूलियात से लैस इस अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी होगा। यहाँ MBBS की 125 और नर्सिंग के लिए 60 सीटें होंगी। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन और सेहत के मरकजी वजीर मुमलिकत अश्वनी कुमार चौबे भी इस मौके पर मौजूद थे। कल से मुल्क में तमाम गाड़ियों के लिए फास्ट टैक्स को लाजमी कर दिया गया है। ताहम हुकूमत ने शाहराहों की कौमी अथॉरिटी को 15 फरवरी 2021 से कबल तक फास्ट टैक्स के जरिए 100% अदायगी के लिए इंज़िबाती ज़रूरियात को पूरा करने का इख्तियार दिया है। इस दौरान टोल प्लाजा पर लोगों को सहूलत के लिए नकद अदायगी वाली लेन्स खुली रहेंगी। फास्ट टैग से मुसाफिरों को आसानी हो जाएगी क्योंकि अब उन्हें टोल प्लाजा पर नकद अदायगी के लिए रुकना नहीं होगा। इससे वक्त और ईंधन दोनों की बचत होगी। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 21,821 नए केसों का पता चला है, जिसके बाद इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 1,02,66,674 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 299 अमवात की खबर मिली है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,48,738 हो गई है। सरेदस्त कोविड-19 के 2,57,656 मरीज जेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 26,139 मरीज शिफायाब हुए हैं, जिसके साथ ही अब तक कुल 98,60,280 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% तक पहुंच गई है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने कहा है कि कोविड-19 के सबब बैनुल-अक़वामी मुसाफिर बरदार परवाज़ों की मुअत्तली को अगले साल की 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक सर्कुलर में DGCA ने कहा है कि ये पाबंदी उसकी जानिब से खुसूसी मंजूरी वाली बैनुल-अक़वामी मुकम्मल मार बरदार परवाज़ों पर लागू नहीं होगी। शहरी हवाबाजी के इंज़िबाती इदारे ने कहा है कि ताहम मुताल्लिका हुक्काम से मंजूरी वाली मुंतखबा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त दी जा सकती है और उनके बारे में एक एक परवाज़ के मामले पर अलहदा तौर पर गौर किया जाएगा।
भारत में शेड्यूल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को आलमी वबा के पेश नज़र 23 मार्च से मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन वंदे भारत मिशन और दो तरफा सफरी बंदोबस्त के तहत खुसूसी बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त मिली हुई है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। तालीम के मरकजी वजीर रमेश पोखरियाल निशंक आज शाम 6 बजे 10वीं और 12वीं जमातों के लिए CBSE इम्तहानात 2021 के शुरू होने से मुतालिक तारीखों का ऐलान करेंगे। इससे कबल असातिज़ा के साथ वर्चुअल खिताब में जनाब निशंक ने मुत्तला किया था कि तालीम का मरकजी बोर्ड CBSE तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के ज़रिए दी गई तजावीज़ पर गौर व खोज करने के बाद 10वीं और 12वीं क्लासों के लिए 2021 बोर्ड इम्तहानात मुनक़िद कराने के लिए ज़रूरी तैयारियां कर रहा है। आसाम असम्बली ने द आसाम रिपीलिंग बिल 2020 को मंजूरी दी है, जिसका मकसद रियासत में मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम सभी मदरसों को ख़त्म करके उन्हें आम स्कूलों में बदलना है। अपोजिशन कांग्रेस और AIUDF ने उस वक्त वॉकआउट किया जब चीदा कमेटी को भेजे जाने के उनके मुतालबे को मुस्तरद कर दिया गया। इस बिल की रूह से हुकूमत के ज़ेर निगरान चलने वाले सभी मदरसों को अगले साल 1 अप्रैल से बाकायदा तालीमी इदारों में तब्दील कर दिया जाएगा। असम्बली के 3 रोज़ा सरमाई इजलास का कल आखिरी दिन था। सरकार ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र इनफरादी तौर पर टैक्स अदा करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में 10 जनवरी 2021 तक की मजीद तोसी कर दी है। माली साल 2019-20 के लिए कंपनियों के लिए भी इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख में तोसी करके उसे 15 फरवरी 2021 कर दिया गया है। इनकम टैक्स महकमे ने कहा है कि कोविड-19 वबा की वजह से टैक्स देनदार को होने वाली मुसलसल परेशानियों के सबब ये फैसला किया गया है। इससे पहले इनफरादी तौर पर टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जबकि कंपनियों के लिए ये तारीख 31 जनवरी 2021 थी। इनकम टैक्स महकमे ने तीसरी मरतबा टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख में तोसी की है। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत दावे दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2021 तक की तोसी की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अहकामात जारी करने की तारीख में भी 31 जनवरी 2021 तक की तोसी कर दी गई है। बराह रास्त टैक्सों और बेनामी कानून के तहत हुक्काम के जरिए अहकामात या नोटिस जारी करने की तारीख में भी तोसी करके इसे 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत और किसान यूनियनों के दरमियान अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। मरकज ने कल नई दिल्ली में किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ 6ठे दौर की बातचीत की। मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद इजहार खल करते हुए ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई और ये एक मुस्बत पैगाम पर ख़त्म हुई। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान 4 मामलात में से 2 पर इत्तेफाक हुआ। जनाब तोमर ने कहा कि पहला मामला माहौलियात से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस और दूसरा मामला बिजली से मुतालिक कानून के बारे में था। ज़राअत के वजीर ने कहा कि सरकार ये कहती आ रही है कि कम से कम इमदादी कीमत MSP जारी रहेगी और हुकूमत इसे तहरीरी तौर पर देने के लिए भी तैयार है। जनाब तोमर ने कहा कि अलबत्ता किसानों का मानना है कि MSP को कानूनी हैसियत हासिल होनी चाहिए, लिहाजा MSP की कानूनी हैसियत पर बातचीत जारी रहेगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सरगर्मी से काम कर रही है। जनाब मोदी ने गुजरात के शहर राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में वैक्सीन देने की मुहिम से मुतालिक तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बेहतर होकर 96.04% पर पहुंच गई है। वज़ीर तालीम 10वीं और 12वीं जमातों के लिए होने वाले CBSE बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक प्रोग्राम का आज शाम 6 बजे ऐलान करेंगे। और आसाम असम्बली ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसकी रूह से रियासत के तमाम मदारिस को आम स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।